ओके, क्या हाल है भाई? सबके खैरियत से हैं सब? तो काफ़ी टाइम से कोई सेशन नहीं हुआ। उसकी वजह ये थोड़ी बहुत मसरूफियात थी। इस वजह से मैं सेशन रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन अभी जो है मैं आप लोग की एक हफ़्ते की सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कर रहा हूँ, ताकि जो हमारा ये एक हफ़्ता ज़ाया हुआ है वो उसमें कवर हो जाए। तो वैसे तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझा चुका हूँ कि मार्केट कैसे चार्ट पैटर्न वगैरह पे नहीं चलती, लिक्विडिटी पे चलती है, और कौन लोग हैं ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर वगैरह, रिस्क मैनेजमेंट और बैंक्स वगैरह का क्या लेना देना है इस मार्केट से। तो आज हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एनालिसिस का। अब ये एनालिसिस क्या है? एनालिसिस दो किस्म के होते हैं, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल। अब फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। जब हम लोग को किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी होती है, लाइक अगर हम लोग किसी फिजिकल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। और ख़ास तौर पे जब हम लोग स्टॉक, क्रिप्टो और फॉरेक्स की बात करते हैं, हम लोग तब भी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेड करते हैं। अब पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स की। अब फंडामेंटल्स क्या है बेसिकली? अब मैं ये बिल्कुल आप लोगों को आसान करके समझाता हूँ ताकि हर बंदे को बिल्कुल आसानी से और इजीली समझ आ जाए। अब फंडामेंटल्स बाय डेफिनेशन तो इसका मतलब ये है कि हर वो चीज़ जिसमें कोई कैलकुलेशन इंक्लूड ना हो वो फंडामेंटल्स में आ जाती है। अब इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा इजीली समझ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक रेस्टोरेंट है और मैं उसे बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मैं आप लोग से कहता हूँ कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट कर लो या इसे ख़रीद लो। तो आप लोगों का क्वेश्चन मुझसे जो होगा मेनली वो ये होगा कि यार तुम्हारा रेस्टोरेंट किधर है, यानी लोकेशन कहाँ है उस रेस्टोरेंट की। फिर आप लोगों को जब वो लोकेशन पता चलेगी तो आप लोग ये पूछोगे कि भाई ये रेंट पर है या आपने अपना ख़रीदा हुआ है। कहीं इलीगली तौर पे मैंने अपना रेस्टोरेंट तो वहाँ पे नहीं बनाया हुआ, वो जगह किसी और की तो नहीं है। फिर आप लोग ओनर का भी पता करोगे कि ओनर जो है वो मैं ही हूँ, कोई और तो नहीं है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, कस्टमर्स की रेटिंग क्या है, अगर कोई मेरा ऑनलाइन पेज है या कुछ भी ऐसा है तो मेरी रेटिंग्स वगैरह क्या है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये फंडामेंट्स में आ जाती हैं, क्योंकि इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन है भी ज़रूरी ये चीज़ें। तो ये सब फंडामेंटल्स का हिस्सा है। अब टेक्निकल्स क्या है? अब इसमें आ जाती है कैलकुलेशन कि उस जगह का अगर रेंट पर है तो वो रेंट क्या है, मैं कितने का बेच रहा हूँ, उस जगह की सेल्स कितनी है, रेस्टोरेंट की सेल्स कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है, कितनी सैलरीज जाती हैं। अब ये सब कुछ आ जाता है टेक्निकल्स में। और ये जो है ये मिसाल मैंने इसलिए दी है कि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अब इसी तरह मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ स्टॉक्स की। क्रिप्टो पे भी आएंगे पहले, लेकिन मैं आपको स्टॉक्स की मिसाल दूंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। अब स्टॉक्स में आप लोग उनके फंडामेंटल्स कैसे देखते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं एंग्रो का शेयर। एंग्रो का शेयर पाकिस्तान के टॉप शेयर्स में से आता है, ठीक है। अब आप इन शेयर्स को जज कैसे करते हो? लाइक आपको कैलकुलेशन वगैरह का कोई काम नहीं है फंडामेंटल्स में, ठीक है। वो कैलकुलेशन को साइड पे करो। अभी सिर्फ आप लोगों को ऊपर ऊपर से देखना है। अब ऊपर ऊपर से क्या देखना है कि भाई एंग्रो जो है वो टॉप शेयर्स में तो है, लेकिन ये क्यों है, मतलब इसका फंडामेंटल्स क्या है, ठीक है, इसका सीईओ क्या है, इसका सीईओ का बैकग्राउंड क्या है, कैसे वो रन कर रहा है, और इनकी और कितनी कंपनीज़ हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं इनके, कंपनी कितनी प्रोग्रेस कर रही है। और जैसे इनके पास अभी 5 फैक्ट्री है, इनका आगे का प्लान है 1-2 साल में कि ये 5 फैक्ट्रीज और कर लेंगे। तो ये सब एक ग्रोथ का फेज़ दिखा रही है कि ये ग्रोथ कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब ये तो हो गया फंडामेंटल्स। अब टेक्निकल्स क्या है? टेक्निकल्स में कैलकुलेशंस आ जाती हैं, ठीक है, और उसमें आपके चार्ट्स आ जाते हैं, प्राइस चार्ट्स आ जाते हैं, ट्रेंड्स आ जाते हैं, इंडिकेटर्स आ जाते हैं, मूविंग एवरेजेस आ जाती हैं, और फाइनेंस के कुछ इंडिकेटर्स आ जाते हैं। मतलब हज़ार किस्म की चीज़ें टेक्निकल में, वो सब आप लोग यहाँ पर सीखोगे। एक एक चीज़ आप लोगों को सिखाई जाएगी। अब आ जाते हैं हम लोग क्रिप्टो पे। अब क्रिप्टो के कॉइन के फंडामेंट्स कैसे देखते हैं? जैसे मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट में समझा दूंगा कि किसी कॉइन को आप कैसे जज कर सकते हो कि यार इसके फंडामेंट जो हैं वो अच्छे हैं और ये आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एक प्रोजेक्ट था, आज से 1-2 साल पहले आया था, मुझे ठीक से याद नहीं है, उसका नाम भी याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके फंडामेंट समझाऊंगा तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सकेगा। तो वो प्रोजेक्ट ऐसा था कि उन्होंने अपना जो है वो कॉइन्स वगैरह जो है उसकी टीम ने, जो ओनर वगैरह जिन्हें जो भी इनके पीछे टीम थी, उन्होंने वो कॉइन्स वगैरह बना लिए थे। लेकिन उनको अब एक स्ट्रक्चर चाहिए था अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए,
ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यूएस गवर्नमेंट से बात करी, यूएस का था वो कॉइन। तो उन्होंने यूएस गवर्नमेंट से कहा कि हम जो है वो जगह जगह अपने चार्जिंग पॉट्स लगाएंगे, और जहाँ पर ये चार्जिंग पॉट्स की कमी है, जहाँ पे दूर दूर तक आसार नहीं होते इसके, तो हम लोग जगह जगह वो चार्जिंग पॉट्स लगाएंगे। और उसमें जो लोग चार्ज करेंगे, अब उसमें चार्जिंग पॉट में मोबाइल भी चार्ज होते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चार्ज हो जाती है। तो उन्होंने कहा जहाँ पे इस चीज़ की कमी है ना, हम लोग वहाँ पे लगाएंगे, और बदले में जब लोग उसे चार्ज वगैरह करेंगे तो वो बदले में हमारे वो कॉइन देंगे, मतलब एक एज अ करेंसी हो गया वो सारा सीन। जैसे हम लोग अपना पेट्रोल डलवाते हैं तो हम पैसे देते हैं, ठीक है, और हमारा पेट्रोल डल जाता है, तो उसकी जगह उन्होंने कहा कि हमारा कॉइन के ज़रिए ही वो अपना इलेक्ट्रिक जो है वो कंज्यूम कर सकेंगे और अपनी डिवाइसेस वगैरह चार्ज कर सकेंगे, और बदले में हम भी उनको कॉइन ही देंगे, मतलब बिल्कुल करेंसी वाला हिसाब किताब हो गया। तो ये सब हो गया फंडामेंट्स, ठीक है, कि वो लोग कितना काम कर रहे हैं। और इसका शॉर्टकट ही यही है कि किसी कॉइन के बारे में अगर आप लोगों को पता करना है यार ये कॉइन कितना बेहतर है, कितना अच्छा है, तो आप फंडामेंट्स में ना, अब बहुत सारी चीज़ें फंडामेंट्स में भी, लेकिन आप लोग एक नज़रिए के तौर पे ना, एक जो समझ लें पहली नज़र में जो आप लोग उसे जज कर सकते हो ना, वो ऐसे जज कर सकते हो कि वो कॉइन कितना मतलब लोगों की हेल्प कर रहा है, ठीक है। एक मतलब उसका मोटिव ना एनजीओ टाइप होना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट इंसानों के लिए कितना काम आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को मिसाल दी कि वो कॉइन जो है एज अ करेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दिया उन्होंने और चार्जिंग पॉट्स लगा दिए। तो इस टाइप के जो है प्रोजेक्ट होते हैं। कुछ होते हैं कि ब्लॉकचेन उनकी बड़ी फास्ट होती है, कुछ होते हैं जो ट्रांजैक्शन के लिए बहुत मदद करते हैं। और इस तरह ना मतलब अलग अलग किस्म की वैरायटीज़ होती हैं। ठीक है, ये तो ब्लॉकचेन और इकोसिस्टम का बता दिया, ऐसे मतलब हज़ार किस्म के प्रोजेक्ट होते हैं। तो ये एक सिर्फ ऊपर ऊपर के तौर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किसी को जज करना हो किसी कॉइन को तो वो आप कैसे कर सकते हो। अब इसी तरह उन लोगों ने अपने फंडामेंट्स वगैरह तो सब स्ट्रॉन्ग कर लिए, ठीक है, पीछे अपना कॉइन वगैरह भी जो है वो बना दिया उन्होंने। लेकिन अब ये कॉइन लॉन्च कैसे होगा? तो ये कॉइन लॉन्च कैसे होता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को सबसे पहले तो ब्लॉकचेन पे उस कॉइन की डेवलपमेंट करनी पड़ती है। अब डेवलपमेंट उसी तरह होती है जैसे वेबसाइट पे डेवलपमेंट होती है कोडिंग वोडिंग के ज़रिए, और सॉफ्टवेयर जैसे डेवलप होते हैं, सेम तरीका वही है ब्लॉकचेन पे डेवलपमेंट करने का। अब ब्लॉकचेन क्या है वो मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। ब्लॉकचेन एक ऐसा प्योर सिस्टम है, जैसे आप लोग समझ लें कि बिल्कुल शीशे की तरह विजिबिलिटी के साथ, या आप लोग ऐसा सपोज़ कर लें कि हमारी दुनिया है, और ये दुनिया में जितने भी हमारे घर वगैरह हैं ये सब शीशे के बने हुए हैं और विजिबिलिटी के साथ हैं। यानी मैं अगर अपने ऑफिस में बैठा हूँ तो मैं किसी के भी घर में जा सकता हूँ, वो मुझे देख सकते हैं, मैं उन्हें देख सकता हूँ। तो कैसा लगता है? ये कोई प्राइवेसी नहीं होती, और ये बिल्कुल क्लियर सिस्टम है, प्योर सिस्टम है, ठीक है, विजिबिलिटी के साथ। इसी तरह ब्लॉकचेन का भी यही प्रोसेस है। अब ये ब्लॉकचेन असल में बनी कब? तो ये ब्लॉकचेन जब आई थी तो ये उसी ज़माने में आई थी जब लिनक्स बना, जब विंडोज़ बनी। ठीक है, ये सब जो है इनका दौर आया था नया नया। और ये ब्लॉकचेन भी तब की है। ठीक है, जावा वगैरह जो भी है ब्लॉकचेन भी तब थी, लेकिन ये इसमें इतनी प्राइवेसी नहीं थी और आगे जाके बहुत मसले क्रिएट करती, इसलिए ब्लॉकचेन को जो है वो इग्नोर किया गया। फिर 2008 में इस पे काम हुआ ब्लॉकचेन पे और एक कॉइन बनाया गया जिसका नाम था बिटकॉइन। अब 2008 में बिटकॉइन बन चुका था, लेकिन 2009 में इसके बारे में समझ ले बात करना जो है वो शुरू हुई थी। और वो बात करना भी क्या शुरू हुई थी, वो एक ही ब्लॉग आया था और उस बंदे का एक ही ब्लॉग था। उसके बाद वो बंदा किधर है कहाँ गया कुछ पता नहीं है। तो उसने सिर्फ एक ब्लॉग लिखा था जिसका नाम था बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। अब जब बिटकॉइन बना तो उस वक्त कोई इसको सीरियस नहीं लेता था। अब वो क्यों नहीं सीरियस लेता था? उस टाइम पे बिटकॉइन की हैसियत समझ लें इस टाइप की थी, जैसे आप लोग गेम खेलते हो लूडो, ठीक है, जो ऑनलाइन गेम है लूडो, उसमें कॉइन मिलते हैं, तो उस टाइप की हैसियत थी बिटकॉइन की। और एट बॉल पूल जो गेम है उसमें चिप्स वगैरह मिलती हैं, तो लोग इसको इसी तरह समझते थे। ठीक है, बिटकॉइन को कि ये भी इस टाइप की ना मतलब फालतू सी चीज़ है। और इसको लोग इतना सीरियस इस वजह से भी नहीं लेते थे क्योंकि उस वक्त जब ये नया नया बिटकॉइन आया 2009-8 में, तो उस वक्त नए नए जो है ना बहुत सारी इस टाइप की ना चीज़ें होने शुरू हो गई थी, वो समझ लो पूरी दुनिया में ही होना शुरू हो गई थी और ऑनलाइन स्कैम्स वगैरह बहुत जो है वो हो गए थे शुरू। तो इसी वजह से लोगों ने इसको इस वजह से भी सीरियस नहीं लिया बिटकॉइन को।
क्योंकि लोग समझते थे कि ये भी कोई स्कैम वगैरह ही है, क्योंकि लोगों के साथ उस टाइम पे ताज़े ताज़े स्कैम्स हो रहे थे और बहुत सारा लोगों का पैसा डूबा है। लेकिन बिटकॉइन का मोटिव अलग था। बिटकॉइन कोई कंपनी ओन नहीं करता था, मतलब कुछ इस टाइप की चीज़ें नहीं करता था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्रिप्टो करेंसी के कॉइन में ये लोग कोई एनजीओ टाइप इनका पीछे मोटिव होता है। ठीक है कि आप किसी भी कॉइन की, ऑल्टरनेटिव कॉइन की, अगर आप लोग जाके वेबसाइट चेक करेंगे तो वो दिखा रहे होंगे किसी इको सिस्टम में जो है वो काम कर रहे हैं या उसमें हेल्प कर रहे हैं लोगों की, या कोई आईटी से रिलेटेड या कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ में आसानी पैदा कर रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन का ये मोटिव नहीं था। अब वो जो ब्लॉग आया जिसकी मैंने बात करी, उसमें जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के नाम से ब्लॉग आया, उसमें बाकायदा सब तरीके लिखे हुए कि बिटकॉइन को कैसे ट्रेड करना है और उसका वाइट पेपर क्या है और उसका मोटिव क्या है। अब उसका मोटिव जिसकी मैंने बात करी कि उसका मोटिव डिफरेंट था। उसका मोटिव ये था कि बिटकॉइन जो है वो डॉलर के अगेंस्ट एक करेंसी की हैसियत रखता है और फिर यहाँ से आगाज़ होता है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का। अब बिटकॉइन का जो मोटिव था, उसे यूएस डॉलर के अगेंस्ट एक करेंसी की रिकग्निशन चाहिए थी। और ये क्यों चाहिए थी, इसकी वजह ये थी कि यूएस डॉलर पूरी दुनिया में एक सेंट्रलाइज करेंसी के तौर पर माना जाता है और पूरी दुनिया में डॉलर चलता है तकरीबन तकरीबन। अब डॉलर क्योंकि अमेरिका की करेंसी है, तो अमेरिका जितना चाहे वो डॉलर छाप सकता है। ठीक है। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग की सैलरी है 40,000 रुपये। ठीक है, आप लोग का सब सही चल रहा है, 40,000 में आप लोग जो है हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार लो। लेकिन क्या हो एकदम कि जब आप लोगों की तनख्वाह 40,000 से आप लोग की जो एक्सपेंसेस हैं वो 40,000 से बढ़ जाए, फिर आप क्या करोगे? आप लोग या तो किसी से लोन लोगे, ठीक है, और या तो आप लोग जो है वो उधार करते करते उसको बढ़ाते जाओगे। अब उस वक्त क्या नंबर थे मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं अगर आप लोग को अभी के सिनेरियो के हिसाब से बताऊं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अमेरिका की जीडीपी है 25 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है। अब 25 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका की जीडीपी है और इनकी स्पेंडिंग्स जो है, मतलब इनके जो डेट्स वगैरह हैं वो 31 ट्रिलियन डॉलर हैं। तो ये 31 ट्रिलियन डॉलर, अब जाहिर सी बात है इन लोगों का खर्चा हुआ है। वो खर्चा कहाँ हुआ है, वो पहले के टाइम से अगर मैं बताऊं तो इनके अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन हुए हैं, सीरिया में, दुनिया भर में। फिर इन्होंने अपनी दिफाई सलाहियतों को अपग्रेड किया, उस पर इन्होंने ठीक ठाक पैसा जो है इनका लगा है। अब वो पैसा इन्होंने किसी से लोन थोड़ा नहीं लिया इनका, क्योंकि डॉलर तो इनका है, तो इन्होंने वो पैसा छापा। अब इसी वजह से इनकी जो जीडीपी थी उससे ज़्यादा इनका लोन एक्सीड कर गया। अब ये चीज़ आप लोग समझें कि पाकिस्तान की क्या गलती थी। मतलब पाकिस्तान के पास भी अगर डॉलर छापने वाली मशीन होती तो पाकिस्तान भी वही करता। अब ये पैसा छापने वाला पूरा स्कैम स्टार्ट किया गया। अब ये स्कैम स्टार्ट ऐसे हुआ कि जब पत्थरों का ज़माना था तो पत्थरों की कोई करेंसी होगी। उसके बाद जो है वो अशरफियों का दौर आया, फिर सोना और चांदी का दौर आया, फिर आया करेंसी का दौर। अब करेंसी का दौर आने से पहले गोल्ड का दौर था और उस टाइम पर सारी ट्रेडिंग वगैरह जितनी भी होती थी वो गोल्ड के ज़रिए होती थी, क्योंकि उस टाइम की करेंसी वही थी, गोल्ड थी। लेकिन गोल्ड को ले जाना लाना बड़ा मुश्किल होता था और भारी भी होता था गोल्ड, और सेफ्टी के भी बड़े इश्यूज होते थे। तो सारे ममालिक ने मिलके ये फ़ैसला किया कि जिसके पास भाई जितना गोल्ड है वो उतनी करेंसी छाप ले। करेंसी क्योंकि एक कागज़ का टुकड़ा है, तो लाना ले जाना भी मुश्किल नहीं है और काफ़ी आसानियाँ हो जाती है उसमें। उसके बाद सबने अपना जितना भी उनके पास गोल्ड था उतनी उन्होंने करेंसी छाप ली अपनी। फिर जो उनकी गवर्नमेंट्स वगैरह बनी, उन्होंने उन लोगों से कहा कि आप लोग हमें अपना सोना दे दीजिए और उसके बदले में हम आप लोगों को करेंसी देंगे। तो उस टाइम पर जिसके पास जो पैसा होता था, यानी जो सोना होता था, उसका उन्होंने पैसा ले लिया, करेंसी ले ली। लेकिन उस टाइम पर दौर ये था कि अगर मैं अपनी करेंसी वापस करूं, फॉर एग्जांपल जैसे आज का दौर है, मेरे पास 10 रुपये हैं, तो मैं अगर बैंक में जाऊंगा ना और मैं बोलूँगा भाई मेरे हिस्से का मुझे सोना दे दो, ये 10 रुपये ले लो, तो बैंक पे लाजिम है कि वो मुझे मेरे हिस्से का सोना दे उस 10 रुपये का। उस टाइम पे ये स्टैंडर्ड था। तो उस टाइम पर यूएस के पास सोना बड़ा कम था, दूसरे ममालिक के पास ज़्यादा था। तो उस टाइम पे मुझे प्रेसिडेंट एक था, उसका नाम मेसन्स करके कुछ था। तो उन्होंने और चार पांच बंदों ने मिलके कोई स्ट्रेटजी अपनी आजमाई और कुछ मुआहदे इस टाइप के करे कि जिससे उनके पास सोना आ जाए वर्ल्ड वॉर वगैरह में, और दूसरे मुआहदे में सऊदी अरब से पेट्रोल और ऑयल वगैरह का।
इन्होंने मुआहदा किया जिससे इन लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ और इन लोगों के पास बड़ा सोना आया। और देखते ही देखते इन लोगों के पास बहुत सारा सोना हो गया, मतलब दूसरे ममालिक से कई ज़्यादा सोना हो गया इनके पास। फिर इन्होंने ऐलान किया कि भाई देखो हमारे पास तो सबसे ज़्यादा सोना है, तो कोई हमारे मुकाबिल तो खड़ा हो नहीं सकता, तो आप लोग हमारी करेंसी को तस्लीम करके ग्लोबल करेंसी मानो और अपना सोना हमें दो ताकि हम आप लोगों को डॉलर दें। और फिर क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सोना सबसे ज़्यादा था, तो लोगों ने तस्लीम कर लिया, सारे ममालिक ने तस्लीम कर लिया और उनको उनको सोना देना शुरू कर दिया और उसके बदले में ये लोग उनको डॉलर देना शुरू कर दिया इन्होंने। और फिर देखते ही देखते डॉलर जो है वो सेंट्रलाइज करेंसी हो गई, जिस पे पूरी दुनिया इत्तेफाक कर रही थी कि जो भी ट्रेड वगैरह होंगी वो डॉलर में ही होंगी, चाहे दुनिया के किसी भी कंट्री टू कंट्री ट्रेड होंगी वो सारी डॉलर पे होंगी। अब जब ये सारी कहानी हो गई तो दुनिया के हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हो गए उस टाइम पर, और फिर सब लोगों ने डॉलर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी और लोगों ने डॉलर रखना शुरू कर दिया अपने पास। अब इसमें एक और बात बताता हूँ, थोड़ा टॉपिक से हट रहा हूँ लेकिन समझ ले टॉपिक के अंदर ही की बात है ये। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना मैं किसी के अगेंस्ट इस टाइप की बात करता हूँ, लेकिन आप लोग जाके हिस्ट्री पढ़ो। और अभी तो खैर एआई का दौर है, चैट जीपीटी वगैरह आप लोगों को ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा देंगे। जब जब दुनियावी तारीख़ में ये सब चीज़ें, ये चीज़ मैं आप लोगों को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ कि जब जब दुनियावी तारीख़ में कुछ इस टाइप का हुआ है ना कि करेंसी चेंज हुई है, ठीक है, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को बताया ना ये टाइम कि जब डॉलर की आई करेंसी, तब भी पूरी दुनिया के मतलब जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन एक जो चीज़ है वो मैं बोलूँगा, ठीक है। तो जब ये डॉलर वाली कहानी हुई थी ना, तो उस टाइम पे सबने फतवे देना शुरू कर दिए कि ये डॉलर जो है ये कोई करेंसी नहीं है, असल करेंसी सोना ही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने तस्लीम करना शुरू कर दिया और फिर इन्होंने इसके जो फेवर में है पॉजिटिव फतवे देना शुरू कर दिए डॉलर के टाइम पे। फिर डॉलर के बाद जो दूसरी करेंसी बनी उस पर भी बहुत बार पंचायत हुई, ठीक है। और ये अब आप लोग जाके खुद हिस्ट्री पढ़ो, तो जब जब करेंसी चेंज हुई है ना कोई ऐसे हुआ है सीन, ठीक है, फतवा वाला, जो कि अभी काफ़ी लोग भी पूछते हैं कि भाई जो है यहाँ पे पाकिस्तान में हो गया या दुनिया के कुछ ममालिक ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये लोग भी वही थे जो 6-7 साल पहले ये फतवे दे रहे होते थे कि बिटकॉइन जो है ये कुछ भी नहीं है, ये करेंसी नहीं है, ये जो है हराम है और ये सब कुछ है। लेकिन अब सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, सऊदी अरब ने कर लिया, ईरान ने कर लिया और दूसरे काफ़ी ममालिक ने, इस्लामिक कंट्रीज़ ने तस्लीम कर लिया इसको। और यही होता है हमेशा तारीख़ में, बस हमारे पाकिस्तान ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पाकिस्तानी उलमा और मुफ्ती, लेकिन देख लेना आने वाले वक्त में ये लोग भी फतवे देना शुरू कर देंगे। खैर इस पर डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। तो बिटकॉइन जो बनाया सतोशी नाकामोटो, जिसका कहते हैं कि सतोशी नाकामोटो ने बनाया, और लोग समझते हैं ये एक बंदा है। भाई मैं नहीं मानता कि ये कोई एक बंदा है सतोशी नाकामोटो, ना कोई हमारी टीम मानती है, और हम लोग बिल्कुल भी नहीं मानते इस बात को कि कोई सतोशी नाकामोटो बंदा आया और उसने बिटकॉइन बना दिया। और इतने एक्यूरेटली कैसा बनाया, ठीक है, हमारे पास भी डेवलपर्स हैं, हमारी टीम में डेवलपर्स हैं जो कि कॉइन्स बनाना जानते हैं। और तो ये इतना आसान भी नहीं है ना, इतना ये हार्ड है, ठीक है, लेकिन एक बंदे का काम नहीं है ये बिटकॉइन को बनाना। तो काफ़ी लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे या गूगल वूगल पे उन्होंने दावे करे हैं कि भाई हम सतोशी नाकामोटो हैं, लेकिन सतोशी नाकामोटो आज तक एक्सपोज नहीं हुआ कि वो कौन है, वो कौन बंदा है या टीम है। हमारे हिसाब से वो कोई टीम है या समझ लें कोई ग्रुप टाइप है वो, लेकिन आज तक इनका पता नहीं है कि ये बंदे हैं कौन, और इनका कुछ भी नहीं पता, किसी को भी पूरी दुनिया में किसी को भी कुछ नहीं पता कि ये लोग कौन है। बस इनका एक वॉलेट है जो एक्टिव है, जिससे ये लोग पता करते हैं कि हाँ भाई ये लोग हैं, मतलब इस दुनिया में हैं। बाकी ये लोग कभी भी मंजर आम पे नहीं आए, सतोशी नाकामोटो जो भी है बंदा है या टीम है, ये लोग कभी भी मंजर आम पे नहीं आए। अब इन्होंने बिटकॉइन लॉन्च कर दिया और इन्होंने एम किया, जो इन्होंने सीधा कहा कि भाई 21 मिलियन की सप्लाई है, इससे ज़्यादा ना कोई बढ़ा सकता है, मतलब बढ़ ही नहीं सकती, ये लोग खुद भी नहीं बढ़ा सकते फिर सप्लाई। और ये जो है वो ग्लोबल करेंसी लोग बनाएं इसको, क्योंकि ये इन्फ्लेशन से लड़ने वाली चीज़ है, और जितनी भी ग्लोबल ट्रेड्स हों इस पे और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ हों, वो इसके ज़रिए ही अपने काम वगैरह जो भी हैं वो करें। अब इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी कंट्री इसको डॉलर के बिहाव में ख़रीदना शुरू करता है एज आ करेंसी,
क्योंकि डॉलर को अभी सब इंटरनेशनल ग्लोबल करेंसी मानते हैं। तो बिटकॉइन को अगर कोई इंटरनेशनल या ग्लोबल करेंसी मान के बिटकॉइन बाय करना शुरू कर देता है तो होगा क्या, जैसे पाकिस्तान छोटा कंट्री है, पाकिस्तान के पास कम आएंगे, चाइना और दूसरे ममालिक में इनके पास ज़्यादा आएंगे बिटकॉइन सेम डॉलर की तरह। तो बात ये है कि जब ये छोटे मोटे कंट्रीज़ ही बिटकॉइन को एक तस्लीम करते हैं ना, तो बिटकॉइन 2-2 हज़ार डॉलर, इनकी न्यूज़ भी आ जाए ना तो 2-2 हज़ार डॉलर, 3-3 हज़ार डॉलर, 5-5 हज़ार डॉलर जाता है। यानी अभी बिटकॉइन 65 हज़ार डॉलर का है और इसका टोटल मार्केट कैप 2 ट्रिलियन डॉलर का है। तो जब दूसरे कंट्रीज़ इसको अपनाएंगे तो इसकी प्राइस कैसी जाएगी ऊपर। और यही चीज़ सतोशी नाकामोटो ने 2009 में प्रिडिक्ट कर ली थी। वो भी जो टीम थी वो भी काफ़ी जो है आगे का दूरअंदेश जो लोग होते हैं ना वो थे। अब इनका मोटो जो था कि डॉलर के अगेंस्ट बिटकॉइन को एज अ करेंसी लाना है, उसके पीछे वजह ये थी कि 2017 में जब यूएस के हालत ख़राब होने लगे ना, इनकी जीडीपी वगैरह जो है, जीडीपी और डेट इनका तकरीबन तकरीबन इक्वल होने लग गया। तो तब जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट थे और ये बड़े बड़े सीएफओ जो हैं, ये वो लोग होते हैं जो फोरकास्ट कर सकते हैं आप लोग के आगे का। जैसे अगर आप लोग इन लोगों को किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख आप लोग इन्वेस्ट करते हो, 30 हज़ार प्रॉफिट मिलता है, तो ये उन नंबर से फोरकास्ट करके बता सकते हैं कि आगे आने वाले 10 साल में या क्या आपके पास कितना प्रॉफिट आएगा, फोरकास्ट कर लेते हैं। तो उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े जो ये फाइनेंशियल एनालिस्ट थे, इन्होंने प्रिडिक्ट किया यूएस के बारे में कि ये बहुत जल्द बैंकरप्ट होगा और यूएस सुपर पावर से जो है वो सुपर पावर नहीं रहेगा। अब जाहिर सी बात है, यूएस इतना पावरफुल था, सुपर पावर था, तो इतनी आसानी से तो घुटने नहीं टेकेगा वो। और वो तो अपने आप को बिल्कुल कोशिश करेगा कि मैं पावर में रहूं, जिसे हम लोग कैपिटलिज्म कहते हैं। कैपिटलिज्म वही चीज़ है जो एक इंसान चाहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरे बराबर या कोई भी ग्रो नहीं कर सके, सबसे बड़ा मैं ही हूँ, इसे कैपिटलिज्म कहते हैं। जो कि यूएस में कूट कूट के भरा था कि मुझसे बड़ा सुपर पावर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो उस टाइम पर इनके हालत ख़राब हुए और फिर आगे जाकर करोना आ गया। अब करोना पे जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ठीक है, एक तरीके से है कि करोना ये रियल था या नहीं था। लेकिन मैं जो कहता हूँ वो रियल नहीं था करोना, बल्कि ये जानबूझ के फैलाया गया बिज़नेस बढ़ाने के लिए। अपना फाइज़र कंपनी जो है, इन्होंने अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए ये हरकतें करी। और उस टाइम पर क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी और ज़ाहिर सी बात है पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, तो उस टाइप की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये वाली हरकतें करी हैं। और फिर मेरा पर्सपेक्टिव जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ वो फिर सच भी साबित हो गया, क्योंकि आगे जाके आप लोगों ने देखा होगा करोना में सारे मुल्क जो थे वो बिल्कुल ही उनकी इकनॉमी डाउन हो चुकी थी। उनके एक्सपोर्ट्स बंद थे, इम्पोर्ट तो थे ही बंद, एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही थी कोई भी चीज़ें। ऊपर से जो मुल्क में रिलीफ दिया जा रहा था उस टाइम पे पैसे दिए जा रहे थे लोगों को, काम तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ना एक्सपोर्ट हो रहा है ना डॉलर आ रहे हैं। तो लोगों ने और ज़्यादा कंट्रीज़ ने अपनी मनी प्रिंट किया, तो उस टाइम वजह से ज़्यादा डेट हो गया, उस वजह से ज़्यादा उधार चढ़ गए और पूरी दुनिया में जो है वो मॉनेटरी एक स्ट्रेस क्रिएट हो गया। पर सारे दुनिया तो ब्रेक कर रहे थे, सारी दुनिया की इकनॉमी ब्रेक कर रही थी, सबके बुरे हालात थे और काफ़ी कंट्रीज़ के बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो गए थे। पाकिस्तान को देख लो आप, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। लेकिन यूएस ग्रो कर गया उस टाइम पर। सबसे पहले तो ये फाइज़र कंपनी, इन्होंने अच्छा खासा रेवेन्यू किया क्योंकि इन लोगों की तो वैक्सीन थी। अब वो वैक्सीन भी फालतू चीज़ थी, लेकिन इन्होंने अपना कारोबार कर लिया। फिर एलॉन मस्क और ये सब, मतलब यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज ने भरपूर उस टाइम पे पैसा कमाया और यूएस की इकनॉमी दोबारा ग्रो हो गई। उस टाइम पे कितने लोग बिलियनर्स बन गए। यूएस ने वही की गेम करी कैपिटलिज्म वाली और अपने आप को बढ़ा लिया। अब ये करोना वाली भी जो है ये कभी बाद में डिस्कस करेंगे, और भी इनके बहुत सारे पंगे हैं। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा आप लोगों को टॉपिक से हटा दिया, लेकिन ये चीज़ थी। और इसी के साथ इन लोगों ने ख़ुद को करोना के टाइम पे तो बचा लिया, ग्रो कर लिया। लेकिन अब वही दौर आने लगा इन पे कि ये लोग दोबारा इनकी जो इकनॉमी है वो ब्रेक कर रही है। और फिर भी ये लोग घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ना पहले कर रहे थे 2017 में, ना अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोग की इकनॉमी ब्रेक कर रही है। और ये लोग बिल्कुल आर्टिफिशियली तौर पर दिखा रहे हैं कि हम लोग भाई सही चल रहे हैं। और इनके जो सीपीआई डेटा वगैरह जो आप लोगों ने सुना होगा ट्रेडिंग की दुनिया में, तो ये सीपीआई डेटा भी ये लोग उसमें से मेजर मेजर चीज़ें काट रहे हैं ताकि ये दिखे इनको कि हाँ भाई हमारा सब कुछ सही चल रहा है। उसमें से इन्होंने सीपीआई डेटा में से कॉफ़ीज़ निकाल दी, मेजर मेजर चीज़ें जो ज़रूरियात की चीज़ें वो निकाल दी ताकि इनको लगे
लोगों को लगे कि नॉर्मल चल रहा है सब कुछ। और लेकिन इस बार इनके पास बचने का कोई चांस नहीं है। अगर दोबारा कोई ऐसी हरकत कर दें ये लोग, जैसे पहले करते आए हैं वर्ल्ड वॉर टाइप या करोना वाला जैसी कहानी मैंने आप लोगों को बताई, तो हो सकता है कि उस वजह से दोबारा सर्वाइव कर लें। लेकिन अब चांस नहीं है इन लोगों के कि दोबारा सर्वाइव करें, और इनकी इकनॉमी ज़रूर ब्रेक करेगी अब, और कोई और सुपर पावर बनेगा। डॉलर तो जाना है, डॉलर को जाना है, ये आप लोग इन फ्यूचर मेरी बातों को समझोगे। यूरोपीय यूनियन भी टूटेगी इनकी, और सारे कंट्रीज़ जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। इस पे एक डिटेल डिस्कशन करूँगा अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हुआ तो, और फिर आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। खैर मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया कि बिटकॉइन इसी वजह से डॉलर को रिप्लेस करना चाह रहा है, कि ये लोग जितना चाहें प्रिंट कर लेते हैं, और जितना भी मैंने आप लोगों को कैपिटलिज्म वगैरह वाला बताया कि डॉलर की जो सुपर पावर है इसको रिप्लेस करना चाहता है बिटकॉइन। अब बिटकॉइन का तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि क्या फ़ंक्शन है और क्या क्या इसका मोटिव है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड बड़े कॉइन पे, वो है इथीरियम। अच्छा, बिटकॉइन जो है वो मेन कॉइन है जो पूरी मार्केट कंट्रोल कर रहा है तकरीबन, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट कैप बिटकॉइन के पास है। $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, और मेरे ख्याल से आपकी टोटल मार्केट कैप जो है क्रिप्टो करेंसी का कोई 2.5 ट्रिलियन या $3 ट्रिलियन है। तो $2 ट्रिलियन तो सिर्फ बिटकॉइन में, बाकी दूसरे कॉइनों में। तो बिटकॉइन एक मेन कॉइन है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी कॉइन है ना, इन सबको कहते हैं हम लोग ऑल्टरनेटिव कॉइन, यानी ऑल्ट कॉइन, ठीक है। तो इथीरियम भी एक ऑल्टरनेटिव कॉइन है, और ये सेकंड आया था बिटकॉइन के बाद। अब इथीरियम जिसने बनाया, विटैलिक नाम है उसका, फाउंडर का इनका विटैलिक, लेकिन इसके साथ जो लोग थे वो काफ़ी माहिर लोग थे और काफ़ी ज़हीन लोग थे, और उसमें एक नाम आता है चार्ल्स हॉस्किंसन का। अब जो चार्ल्स हॉस्किंसन था उसने काफ़ी, जब इथीरियम की टीम थी जो फाउंडर्स वगैरह थे और उसमें ये भी शामिल था, तो उसने कहा कि भाई हमें इथीरियम में कुछ चेंजेस करने चाहिए जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आगे प्रॉब्लम होगी फीसेस वगैरह की वजह से, मसले क्रिएट होंगे, तो हम लोग को वो चेंजेस कर लेने चाहिए। लेकिन हुआ ये कि फिर वो वोट आउट हो गया और वो साइड पे हो गया, वो छोड़ के चला गया, किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया, और बाद में फिर इथीरियम लॉन्च हो गया। अब इथीरियम जब लॉन्च हुआ तो उसमें फंडामेंटली क्या क्या चेंजेस आए, मतलब फंडामेंट्स में उसके साथ ये था कि बिटकॉइन जब हम लोग पहले ख़रीदते थे तो ट्रांजैक्शन में काफ़ी टाइम लग जाता था, यानी आधा घंटा जो है बिटकॉइन ख़रीदने में लगता था। और उसकी वजह ये थी कि उस टाइम पे नेटवर्क और इंटरनेट वगैरह का भी जो है वो इतना फास्ट वगैरह नहीं होता था इंटरनेट। और दूसरी बात ये कि माइनर्स उस टाइम पे बहुत कम थे। माइनर्स का काम क्या होता है, माइनर्स समझ लें वो सिर्फ ट्रांजैक्शन अप्रूव करते हैं। यानी आपके पास कोई कंप्यूटर या लैपटॉप है, जो माइनर्स होता है उसमें एक सॉफ्टवेयर डलता है, वो सॉफ्टवेयर सिर्फ ट्रांजैक्शन अप्रूव करता है। वो कोई बंदा खुद ही नहीं करता, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वो ट्रांजैक्शन अप्रूव करता है, और उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, और ना उसको कोई हैक कर सकता है। अब क्योंकि उस टाइम पे माइनर्स ज़्यादा नहीं थे, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे माइनर्स कम थे, तो इथीरियम ने उसका जो ट्रांजैक्शन टाइम था, जो मैंने बताया आधा घंटा लगता था बिटकॉइन को बाय करने में, तो वो उसने ट्रांजैक्शन टाइम रिड्यूस कर दिया, और उसकी फ़ीस भी रिड्यूस कर दी। तो इन्होंने मेजर मेजर काम तो कर दिए। तो फिर बाद में इन्होंने ये कहा, जो इथीरियम के क्रिएटर्स थे, इन्होंने कहा कि हम इसको प्रमोट करेंगे और बिटकॉइन को इससे रिप्लेस करेंगे। यानी बिटकॉइन की जगह हम इसको प्रमोट करेंगे कि भाई ये है असल चीज़, ये है इन्फ्लेशन से लड़ने वाली चीज़, तो इसको बाय करो। अब चार्ल्स हॉस्किंसन जो था उसने ये कहा इथीरियम की टीम को कि भाई ये अभी तो आप लोग कह रहे हो कि ये टाइम भी रिड्यूस कर रहा है, ये फ़ीस भी रिड्यूस कर रहा है, और बहुत सारी हेल्प कर रहा है बिटकॉइन की जगह इसको रिप्लेस कर दो, लेकिन ये अभी तो आप लोग बोल रहे हो क्योंकि उस टाइम पे ट्रांजैक्शन बहुत कम थी, उस टाइम पे बिटकॉइन भी लोग बहुत कम रुझान था उस तरफ, तो इथीरियम तो सेकंड आया हुआ है, तो इथीरियम पे तो कम ही रुझान होगा लोगों का। उसने कहा लेकिन आगे जाकर जब इसकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होंगी तब आप लोग क्या करोगे, तब तो आप लोग भल जाओगे क्योंकि इतनी ट्रांजैक्शन होंगी। और सेम जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि इथीरियम की जो टीम थी वो काफ़ी दूरअंदेश और बहुत ज़्यादा ज़हीन लोगों की थी, और सेम आगे जाके हुआ। अब मैं आप लोग को इथीरियम की फ़ीस का बताता हूँ कि इथीरियम की फ़ीस किस टाइप की है। अब वो उसको नाम देते हैं गैस फीस का, यानी वो लोग कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और जो माइंस वगैरह हो रहे हैं ये सब चीज़ें, तो इस वजह से इथीरियम की जो है वो गैस फीस है, इसको एक गैस फीस का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो इथीरियम अभी अगर आप बाय करोगे ना, यानी जैसे मैंने आप लोगों को सोलाना के मीम कॉइन्स का बताया था कि ये सोलाना से आप लोग मीम कॉइन्स ख़रीद सकते हो, तो उसकी फ़ीस वगैरह भी जाती है उसमें।
तो इससे पहले पिछले साल ना इथीरियम पे ज़्यादा आए थे, मतलब अभी भी हैं इथीरियम पे कॉइन्स, मीम कॉइन्स वगैरह, डिफाई के जो कॉइन्स जिन्हें कहते हैं। लेकिन उस टाइम पे इथीरियम पे डिफाई के कॉइन्स बहुत चलते थे, पिछले साल की बता रहा हूँ मैं आप लोग को। और उसकी फ़ीस पता है कितनी थी? जब आप $25 की बाइंग करो ना, तो $6 तो उसकी फ़ीस थी। यानी $25 से आप कोई एक कॉइन खरीद रहे हो और उसकी $6 आप फीस पे कर रहे हो। तो आपको उसमें प्रॉफिट भी तो उतना होना चाहिए कि आप फीस भी कवर करो। इसकी एक नॉर्मल सी एग्जांपल देता हूँ कि आजकल के दौर में जब हम लोग को कहीं पैसे भेजने होते हैं, अगर बैंक अकाउंट किसी के पास नहीं है तो वो क्या करता है, वो ईजी पैसा से पैसे भेजता है। अब ईजी पैसा वाले को अगर आप लोग बोलो कि भाई 10,000 भेजने हैं, तो वो 100-200 रुपये लेता है अपनी फ़ीस। अब अगर वो बोले कि भाई तुम जो दो मुझे 2-2,500 रुपये दो, 10,000 भेजने के 2-2,500, तो आप लोग बोलोगे क्या तेरा दिमाग ख़राब है? सही है, पाकिस्तानी अवाम तो इसी टाइप की है, लड़ना शुरू हो जाएगी, मारना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इतनी ज़्यादा फीस तो ट्रांजैक्शन में से ही माइनस हो रही है ना, वो सीधी सीधी। तो ये तो बहुत ज़्यादा है गैस फीस। इस वजह से लोग जो है वो नहीं खरीदेंगे भाई, या इजी पैसा यूज़ नहीं करेंगे। जैसे नॉर्मली मैं आप लोगों को एग्जांपल में समझा रहा हूँ, तो इजी पैसा लोग यूज़ नहीं करेंगे कि भाई ये तो इतने ज़्यादा पैसे ले लेता है, इससे बेहतर है हम लोग कोई और एप्लीकेशन या कोई बैंक अकाउंट वगैरह यूज़ कर लें। सेम इथीरियम के साथ सीन हुआ। अब इथीरियम की इतनी ज़्यादा फ़ीस होने की वजह भी है कि जो इसमें वॉलेटिलिटी है ना, और यानी जब इसमें ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, तो ये ज़्यादा फ़ीस काटता है। यानी मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जब हम लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर और ये डिफाई वगैरह के कॉइन्स ट्रेड करते थे, तो अगर $1,000 का कोई कॉइन ख़रीदना होता था, 300-300 डॉलर, 400-400 डॉलर दिए हैं फ़ीस। मतलब इतनी ज़्यादा फ़ीस। लेकिन क्योंकि भाई फर्स्ट जनरेशन कॉइन बिटकॉइन है, ठीक है, सेकंड जनरेशन है इथीरियम, तो इस वजह से इथीरियम को लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अब ये तो हो गई मेन मेन बातें बिटकॉइन और इथीरियम की। अब इसमें कुछ और भी बहुत अच्छे कॉइन आ जाते हैं। अब सारे डिस्कस तो नहीं करूँगा मैं, लेकिन कुछ कर लेता हूँ। जैसे एक है सोलाना। अब सोलाना का काम क्या है? सोलाना भी इस टाइप का ही प्रोजेक्ट है। और सोलाना जिस तरह का, मतलब जैसे मैंने इथीरियम का बताया कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे पिछले साल इथीरियम बहुत बूम करता था। इथीरियम के डिफाई के कॉइन जो थे वो काफ़ी बूम करते थे। और अब वही टाइम आया जब सोलाना ने उसकी जगह समझ लो लेना शुरू कर दिया। और उसके मीम कॉइन, जो सोलाना के मीम कॉइन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा उनका ट्रेंड चल रहा है और लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया उससे। और सबसे मज़े की बात, जो इथीरियम फ़ीस लेता था, यानी $25 पे, मैंने आप लोग को बताया ना कि $6-6 फ़ीस लेता था, वो सोलाना ही, अगर आप $25 की कोई बाइंग कर रहे हो तो सोलाना काटता है $1 कुछ, $1 $1.5। तो कितना बड़ा डिफरेंस है फ़ीस के मामले में। इसके साथ साथ इसकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अभी नहीं चाह रहा हूँ, वैसे ही काफ़ी जो है लंबा हो गया सेशन। तो सोलाना मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पिछले साल ना, पिछले मेरे ख्याल से जून या जुलाई में सोलाना की प्राइस थी $13। और मुझे अच्छे से याद है, मैंने $13 पे बाइंग करी थी, $13 और $17.5 पे मैंने बाइंग करी थी, 17.60 कुछ पे। दो किस्म की बाइंग करी थी मैंने, दो टाइम की बाइंग करी थी, ठीक है। और आज सोलाना की प्राइस अगर देखो ना आप, एक साल में, ठीक है, अभी जुलाई का महीना एंड हो रहा है, तो उसने वहाँ $13 पे था मेरे ख्याल से, जुलाई में 13 या $15 की रेंज में था। आज खड़ा हुआ है वो $175 पे सोलाना, और $210 ये हिट करके आ चुका है 2 महीने पहले आई थिंक। तो कितना बड़ा फ़र्क आ गया, यानी 10 गुना वो हो चुका सोलाना। जिसने पिछले साल अगर बाइंग करी थी ना, अगर किसी ने $1,000 भी इन्वेस्ट किया था, तो उसने $10,000 निकाले। और मैंने उस वक्त $500 की बाइंग करी थी, और मैंने इसको सेल किया था 200 या $190 के करीब। तो मेरा आराम से जो है वो 10x हुआ है पैसा, यानी $5,000 मैंने निकाले एक साल में, सिर्फ एक कॉइन से, सोलाना की बात कर रहा हूँ मैं, एक कॉइन से निकाले हैं 10x। तो ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप लोग एक साल में 10 गुना निकाल सकते हो? इतना तो सोना भी नहीं पड़ता, ये क्रिप्टो में ही पॉसिबल है। और मुझे अच्छे से याद है कि हम लोगों ने जब अपना नया नया ग्रुप शुरू किया था पिछले सितंबर में, सितंबर के हाफ में, तो उस टाइम पे मैंने ये कॉइन सबको बाय करवाए थे। उस वक्त भी सोलाना जो था वो $18-19 की रेंज में चल रहा था। तो मैंने लोगों से सोलाना बाय करवाया था। मुझे अच्छे से याद है, मैंने डॉट बाय करवाया था, और मैंने कार्डानो, और उसके साथ एवेक्स, और एक और कॉइन था रून। ये सब कॉइनों ने 5x किया, सिवाय डॉट के और कार्डानो के, क्योंकि ये दोनों काफ़ी स्लो हुए थे उस टाइम पे। लेकिन फिर भी इन्होंने 5x नहीं किया, लेकिन 3x ज़रूर किया। और
ये अपने ऑल टाइम हाई तक नहीं पहुँचे, जैसे सोलाना पहुँच गया अपने ऑल टाइम हाई तक, और एवेक्स ने भी अच्छी खासी पंपिंग दे दी, लेकिन डॉट और कार्डानो नहीं हिले। अब कार्डानो का तो मैं नहीं कह रहा, ठीक है, लेकिन डॉट, कार्डानो का आगे बताऊंगा, लेकिन डॉट, डॉट मैंने आप लोगों को अभी भी बाय करवाया है, और डॉट मैं कहता हूँ कि जिस दिन ये पंप होगा तो देखने वाला पंप होगा, और ये सोलाना की ही तरह पंप होगा जब ये पंपिंग पे आएगा अपनी। लोग देख के सोलाना को हैरान हो रहे थे कि यार एक साल में जो है 10x हो गया, 12x हो गया, 13x हो गया, और ये आने वाले दौर में डॉट को भी देख के लोग यही बोलेंगे, क्योंकि डॉट बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, और ये तकरीबन 1 डेढ़ साल से एक ही रेंज में है, एक ही रेंज में घूम रहा है, और अभी 1 2 महीने से भी एक ही रेंज में फंसा हुआ है, $60, $6, $5, इससे ऊपर जा नहीं पा रहा है। और मैंने आप लोगों को बाइंग इस वजह से करवाई है कि मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, कि 6 महीने 1 साल के लिए जो लॉन्ग टर्म चाहते हैं वो 1 साल के लिए इसको डाल के छोड़ दें, बाय करके छोड़ दें सर। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कार्डानो की। कार्डानो जो कॉइन है, ये है चार्ल्स हॉस्किंसन का, यानी जो इथीरियम का फाउंडर हुआ करता था कभी, मतलब को फाउंडर कह लो, वो उसका कॉइन है ये चार्ल्स हॉस्किंसन। और इसको ये कॉइन बनाना नहीं था, ये जो है ये टीच कराता था ब्लॉकचेन के बारे में बच्चों को, समझ लो एक किस्म का ये टीचर था। तो जो बच्चे थे, जो इसके स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि हम आपका साथ देते हैं और हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम अपना कॉइन बनाते हैं। फिर ये बना कार्डानो। अब ये जितने भी छोटे छोटे कॉइन आए, यानी सोलाना आ गया, एवेक्स हो गया, डॉट हो गया, आपका कार्डानो हो गया, ठीक है, इथीरियम और बीटीसी भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन वो तो बड़ी कैटेगरी में आ गया, ठीक है, वो थाउजेंड्स में है, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में है उनकी प्राइसेस। ये है छोटे कॉइन। अब कार्डानो जो है ना, कार्डानो, सोलाना, ये जितने भी कॉइन हो गए ये टॉप क्रिप्टो करेंसीज हो गई। ये क्यों चल गए? क्योंकि इन्होंने अपने रोड मैप निकाले इस टाइप के कि ये लोग इनके अपने ही कॉइन पे दूसरे कॉइन बनने लग गए, और कोई नया कॉइन आया या दूसरा कॉइन आया ना, तो वो मर्ज होके आता था इनके साथ। यानी अगर आपको वो कॉइन ख़रीदना है ना, तो आपको के पास कार्डानो होना चाहिए या आपके पास सोलाना होना चाहिए, जैसे सोलाना के मीम कॉइन्स चल रहे हैं। तो वो मीम कॉइन्स ख़रीदने के लिए आपको यूएसडीटी की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप लोग नॉर्मल स्पॉट ट्रेड करते हो तो उसमें यूएसडीटी से बाय करते हो ना, उसमें आप लोगों को ये कॉइन चाहिए होते हैं, या तो सोलाना या तो कार्डानो। तो कार्डानो का सबसे पहले रोड मैप ये आया कि कार्डानो की वजह से ये दूसरे कॉइन मर्ज होना शुरू हुए, फिर बाकी प्रोजेक्ट्स में आया जो इनका मेन नेट, ये एक थोड़ी टेक्निकल टर्म है मेन नेट, वो मेन नेट पे फिर दूसरे कॉइन बनना शुरू हुआ। अब देखने को तो कार्डानो काफ़ी स्लो कॉइन है, ठीक है, वो बहुत स्लो स्लो मूवमेंट कर रहा है, और उसकी वजह ये है कि जब ये पिछले बुल रन में इसके जो फंडामेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे ना, और बहुत मतलब इसकी पॉजिटिव चीज़ें हो रही थी बहुत इसमें ना, मतलब बहुत अच्छा काम हो रहा था कार्डानो के पीछे, तब कर दिया एलॉन मस्क ने ट्वीट, जिसकी वजह से एक तो वो बिगनिंग भी थी बेयर मार्केट की, बेयर मार्केट कह लो या बेयर सीज़न कह लो, वो बिगनिंग भी थी। फिर एलॉन मस्क के ट्वीट के बाद जो जो भी इन्वेस्टर थे इसके कार्डानो के, उन्होंने इस पे बिलीव करना छोड़ दिया, क्योंकि बेयर मार्केट का समझ लो स्टार्ट हो गया, ऊपर से एलॉन मस्क का ट्वीट भी आ गया, तो ये सब समझ लो नेगेटिविटी एक साथ आ गई। इस वजह से इसकी जो प्राइसेस थी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई, और ये काफ़ी नीचे आ गया। अब देखो ये जितनी भी बातें ये सारी फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, बिटकॉइन से लेके इथीरियम, सोलाना, ये जितनी भी मैंने आप लोगों से बातें करी ये सारी फंडामेंटल्स थी। अब इसी के साथ मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ कि ये न्यूज़ का क्या हिस्सा होता है इसमें, और फंडामेंटली ये क्या चीज़ें कहलाती हैं। अब कार्डानो की जब तक मैं बात कर रहा हूँ, कार्डानो कॉइन बेस पे लिस्ट होने वाला था। कॉइन बेस दुनिया की सेकंड बड़ी एक्सचेंज है, ठीक है। अब जब वो वहाँ पर लिस्ट होगा तो जाहिर सी बात है ट्रेड भी होगा, लोग उससे ज़्यादा ट्रेड करेंगे। तो जब ये न्यूज़ आई ना कि भाई ये लिस्ट हो रहा है, ठीक है, एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है ये, तो ये काफ़ी अच्छा पंप हुआ, बहुत ज़बरदस्त किस्म का पंप हुआ, क्योंकि न्यूज़ आ गई थी भाई पॉजिटिव। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही ये लिस्ट हुआ, ठीक है, ऑफिशियली तौर पे, तो ये क्रैश होना शुरू हो गया, यानी लोगों ने सेलिंग करना शुरू कर दी दबा के, जब वो लिस्ट हो गया। तो ये होता है न्यूज़ का इम्पैक्ट। और इसमें फाइनेंशियल मार्केट्स में अलग अलग इसकी टर्म्स यूज़ की जाती हैं। अब इसमें काफ़ी टर्म यूज़ होती हैं, जैसे एक फोमो है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। वो टर्म क्यों यूज़ होती है? जब एक कॉइन काफ़ी पंप हो गया, लोग उसको और बाय करे जा रहे हैं और ख़रीदे जा रहे हैं, मतलब लोग समझ रहे हैं कि ये जैसे निकल ही जाएगा, मतलब हाथ ही नहीं आएगा, अब दोबारा नीचे ही नहीं आएगा, ये भागता रहेगा, तो इसे कहते हैं फोमो।
जिसकी वजह से आप लोग जो है लालच में जो लोग करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो उसे कहते हैं फोमो। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। ऐसी कुछ टर्म यूज़ होती हैं, बेरिश यानी कोई चीज़ नीचे गिर रही है, और बुलिश यानी कोई चीज़ ऊपर जा रही है। अब ये जो न्यूज़ वाला इम्पैक्ट मैंने आप लोगों को बताया कि कार्डानो के बारे में, जब पहले रूमर शुरू हुई कि भाई कॉइन बेस पे ये लिस्ट हो रहा है, तो लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया, और जब वो ऑफिशियली तौर पे हुआ तो वो लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। तो इसे कहते हैं बाय द रूमर सेल द न्यूज़, कि जब तक वो अफवाह है, जाहिर सी बात है, जब तक कोई भी चीज़ ऑफिशियली अनाउंस नहीं होगी तब तक वो अफवाह ही है, ठीक है, जब तक उसकी तस्दीक नहीं होगी। तो अफवाह जो है बाय द रूमर, यानी अफवाह को ख़रीदो, और जब वो ऑफिशियली तौर पे न्यूज़ बन जाए तो उसको बेचना शुरू कर दो। बाय द रूमर सेल द न्यूज़, और यही सबसे ज़्यादा क्रिप्टो की मार्केट में होता है। और इसकी मिसाल एक मैं ये भी देता हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले बिटकॉइन का ETF आया था। ये सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल है बाय द रूमर सेल द न्यूज़ की। अब ETF क्या है इसे बाद में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आप लोग एक तरीके से ऐसा समझ लें कि बिटकॉइन बिटकॉइन जैसा एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। बिटकॉइन का एक स्टॉक आ गया, ठीक है, वो US की मार्केट में, US की स्टॉक एक्सचेंज में बिटकॉइन का स्टॉक आ गया, ठीक है। तो ये कितनी पॉजिटिव बात है कि यार बिटकॉइन का स्टॉक आ गया, भाई लोग तो ख़रीदेंगे अब। लेकिन क्या हुआ, बिटकॉइन का जब ETF आया उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस थी 44,000, ठीक है, $44,000 उसकी प्राइसेस थी। और जब ये न्यूज़ आई है कि भाई उसका ETF अप्रूव हो रहा है, तो वो 49,000 पे चला गया, ठीक है, 49,000 पे बिटकॉइन चला गया। लेकिन जब ये ऑफिशियली तौर पे, यानी US सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से ये अप्रूव हुआ कि भाई ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हुआ कि बिटकॉइन अप्रूव हो चुका है भाई ETF के तौर पे, तो 49 से बिटकॉइन जो क्रैश हुआ है, ठीक है, और उसने अपना आखिरी बॉटम किया है 38,000, यानी $11,000 बिटकॉइन क्रैश किया, ठीक है, क्योंकि जब वो ऑफिशियल हो गई न्यूज़ तब, वरना बिटकॉइन 44,000 से 49,000 तक चला गया था जब तक वो रूमर थी। और इस टाइप के इवेंट्स को कुछ लोग ट्रेड भी करते हैं, और इसे फंडामेंटल बेस्ड ट्रेड कहते हैं, कि किसी की भी अगर न्यूज़ इस टाइप की आ रही है तो भाई उसको जो है उसके मुताबिक ट्रेड करें। अब इस फंडामेंटल्स में कुछ अलग तरीके से भी चीज़ आ जाती हैं, जैसे अभी ईरान और इसराइल का जो मसला हुआ था, उसमें मार्केट ने क्रैश किया। क्यों किया भाई? क्योंकि ईरान ने इसराइल पर हमला किया, इसराइल जो है US से कनेक्टेड है, इसलिए US की वजह से मार्केट क्रैश हुई। अगर यही US वाले जो है वो ईरान पे कोई हमला करते हैं ना, तो मार्केट उल्टा पंप हो जाती। और आज अगर US के प्रेसिडेंट को किसी को भी गोली मार दें तो देखना फिर मार्केट कैसी क्रैश करती है। और इसको अगर कोई ट्रेड करना चाहता है, वो बंदा ट्रेड करेगा जिसको पता होगा भाई हाँ भाई ये हो गया, चल भाई मार्केट अब गिरेगी, शॉर्ट कर दिया, तो ये फंडामेंटल बेस्ड ट्रेड हो गई। इसी तरह अगर आप लोग समझो कि जैसे मैं कार्डानो के उसका फाउंडर की बात कर रहा था, चार्ल्स हॉस्किंसन की, अगर उसकी कोई न्यूज़ आ जाती है ऐसी, जैसे पाकिस्तान में तो आजकल कल्चर चल रहा है कि किसी की भी कोई ना कोई वीडियो आ जाती है, लीक वीडियो समझो आप लोग, ज़्यादा मैं खुल के बोल नहीं रहा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चार्ल्स हॉस्किंसन की कोई ऐसी वीडियो आ जाती है, ठीक है, या किसी भी कॉइन के CEO की कोई इस टाइप की वीडियो आ जाती है, या उसका पता चलता है भाई ये तो बंदा सही नहीं था, या तो ऐसे ये कोई गलत एक्टिविटी में था, तो उसका कॉइन देखना फिर कैसा क्रैश होगा। तो ये सब फंडामेंटल्स का भी इसमें हिस्सा है पूरा क्रिप्टो की मार्केट में। कुछ लोग होते हैं जो इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है ये समझना।